हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बेसिक टू हाई बायोलॉजी क्लासेस। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सेकंड बायोलॉजी क्लास 12th में, और चैप्टर सेकंड में चैप्टर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके स्टूडेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है ये। फ्लावर के साथ हमको खेलना है इस लेसन में, फ्लावर के साथ खेलना है, ठीक है, मतलब साइंटिफिक नज़र से खेलना है उसके साथ, जैसे कि एज अ बायोलॉजिस्ट। ओके स्टूडेंट, तो फर्स्ट यूनिट में ये सेकंड लेसन है और हेडिंग लगा लो आप, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, नाउ लेट अस सी, हम देखते हैं, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट से स्टूडेंट पहले तो हम बात करते हैं फ्लोरिकल्चर क्या होता है। ओके, फ्लोरिकल्चर साइंस ऑफ ब्रीडिंग, कल्टीवेशन एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर। साइंस ऑफ ब्रीडिंग, कल्टीवेशन एंड मार्केटिंग ऑफ फ्लावर, इसको बोलते हैं हम फ्लोरिकल्चर, ठीक है ना। मतलब फ्लावर को लगाना, ठीक है ना, उसकी पैदावार को बढ़ाना, ठीक है, और कल्टीवेशन वगैरह में सब आ गया, ठीक है, और नई नई वैरायटी तैयार करना, ब्रीडिंग में आ गया, ठीक है, और मार्केटिंग करना, वो फ्लोरिकल्चर में आता है, ठीक है स्टूडेंट। और प्रोफेसर पी माहेश्वरी जो हैं, ये फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी हैं। देखो स्टूडेंट, मैं आपसे जो भी यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ, जो भी आपको कंटेंट दे रहा हूँ ना, ये बेस्ट है रियली। आप किसी भी बड़ी से बड़ी कोचिंग का अगर आपके फ्रेंड होंगे तो उनका नोट्स देख लेना आप लोग, ठीक है, और इससे कंपेयर कर लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ, मैं जो कंटेंट दे रहा हूँ वो अच्छा है या फिर ख़राब है। ओके स्टूडेंट, नाउ प्रोफेसर पी माहेश्वरी फादर ऑफ प्लांट एम्ब्रियोलॉजी है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट फ्लावर जो है वुल्फिया है। स्मॉलेस्ट फ्लावर कौन सा है? वुल्फिया, ये पहले भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। और लार्जेस्ट फ्लावर है रेफ्लेसिया अर्नोल्डी। रेफ्लेसिया अर्नोल्डी लार्जेस्ट फ्लावर। और नेशनल फ्लावर हम लोग का है लोटस, सब लोग जानते हो, ठीक है ना। इसका साइंटिफिक नेम है निलम्बो नुसिफेरा। निलम्बो नुसिफेरा, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद मोनोकार्पिक प्लांट और पॉलीकार्पिक प्लांट क्या होता है? ऐसा प्लांट जो अपनी लाइफ स्पान में सिर्फ एक बार फ्लावरिंग करे, एक बार फ्रूटिंग हो, ठीक है ना। फ्लावर समझते ना हो आप लोग, जैसे अभी आम का दिन चल रहा है, ठीक है, देख रहे होंगे कि इन्फ्लोरेसेंस आ गए होंगे, उसके बाद वो उसमें फ्रूट्स लग जाएंगे। तो पहले फ्लावर आते हैं, फिर उसके बाद फ्रूट्स लगते हैं, ठीक है। अब लेकिन आम के पेड़ में देखते हो कि हर साल, मतलब उसी पेड़ में हर साल क्या होते हैं, फ्लावर लगते हैं, फिर फ्रूट्स लगते हैं, इन्फ्लोरेसेंस आते हैं, फिर फ्रूट्स लगते हैं, ठीक है ना। तो हर साल आते हैं, तो वो पॉलीकार्पिक प्लांट हो गया, ठीक है, पॉलीकार्पिक प्लांट हो गया। ओके स्टूडेंट, एक तरह से वो पेरिनियल है, ठीक है ना। जो मेनी ईयर्स तक प्लांट रहते हैं वो पेरिनियल है। जो 1 साल तक रहते हैं एनुअल, जो 2 साल तक रहते हैं बाइनियल। लेकिन अगर उसको इस सेंस में बोला जाए मोनोकार्पिक, तो एनुअल बाइनियल तो मोनोकार्पिक में आएंगे। एनुअल एक ही बार फ्लावरिंग होती है, ठीक है। बाइनियल में एक ही बार फ्लावरिंग होती है, तो वो मोनोकार्पिक में आएंगे, ठीक है। जिसमें एक बार फ्लावरिंग हो वो मोनोकार्पिक, जिसमें मेनी टाइम्स फ्लावरिंग हो उनके पूरे लाइफ स्पान में वो पॉलीकार्पिक, ठीक है। लेकिन एक्सेप्शन है पॉलीकार्पिक में, पेरिनियल आते हैं पॉलीकार्पिक में। लेकिन बम्बू क्या है? पेरिनियल है लेकिन मोनोकार्पिक है, क्योंकि सिर्फ एक बार उसमें फ्लावर लगता है, ठीक है ना। उसके पूरी लाइफ स्पान में सिर्फ एक बार फ्लावर लगता है। एगेव जो है ये एक्सेप्शन है, ठीक है ना। ये भी क्या है? मोनोकार्पिक है लेकिन पेरिनियल है। तो मतलब कहने का ये है कि जो मोनोकार्पिक हैं, एनुअल और बाइनियल, वो मोनोकार्पिक प्लांट होते हैं, ठीक है ना। और पेरिनियल जो होते हैं पॉलीकार्पिक प्लांट होते हैं, एक्सेप्ट एगेव और बम्बू, इसको रखा गया मोनोकार्पिक प्लांट में, क्योंकि ये अपनी लाइफ स्पान में सिर्फ एक ही बार फ्लावर करते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो, पॉलीकार्पिक में एप्पल हो गया, ग्रेप्स हो गया, ऑरेंज हो गया, मैंगो हो गया, हर साल सीजन आता है इसका, ठीक है। मार्केट में एप्पल दिखने लगते हैं, ऑरेंज दिखने लगते हैं, मैंगो दिखने लगते हैं। आज मैंगो दिख रहे हैं, ठीक है, इस टाइम मैंगो दिख रहे हैं। आप जब ये वीडियो बहुत दिनों बाद अगर देखोगे तो आप कमेंट करना कि उस टाइम क्या है मार्केट में, सीजन क्या है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, और मैंगो का है ना सीजन ये, मैंगो का ही है, ठीक है। ओके स्टूडेंट, और तरबूज का है, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर मैं इस स्ट्रक्चर को डिफाइन करता हूँ बहुत ही अच्छे से, क्योंकि ये स्ट्रक्चर आप शुरू से पढ़ते चले आ रहे हो, लेकिन इसमें क्या क्या नया मैं बताने वाला हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए।
जिसमें नया टर्म है नोड और इंटरनोड। अब थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग लग रहा होगा कि सर वो ये तो अब नई चीज़ लग रही है, हमको पढ़ना पड़ेगा, देखना ही पड़ेगा वीडियो, ठीक है। देखो स्टूडेंट, फ्लावर जो है एक मॉडिफाइड सूट है, ठीक है ना। ऐसे तो देखा जाए फ्लावर क्या है, पूजा के स्थलों पे यूज़ होता है, ठीक है, पूजा पाठ में यूज़ होता है, और किसी को खुशी होती है तो फ्लावर से इजहार करते हैं, ठीक है ना। ये सारे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है फर्स्ट पैराग्राफ में। और तो लेकिन अगर एज ए बायोलॉजिस्ट सोचे तो ये क्या है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है। अच्छा ठीक है, सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मैंने बताया नहीं अभी, ये तो पता ही आपको, फ्यूज़न होता है गैमीट का, जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो बनता है, ठीक है। ये सब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में आता है, जाइगोट बनने की प्रोसेस को। माइटोसिस मियोसिस दोनों होता है। रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म में हमने देखा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में डिफरेंस क्या होता है, बोथ दो पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं, इसमें वेरिएशन का चांसेस ज़्यादा होता है, ठीक है ना। फिर इसमें भी देखना है प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट है, इसमें भी देखना है। इसी तरह ह्यूमन रिप्रोडक्शन शुरू करेंगे तो उसमें भी प्री फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन में हमने देखा था गैमेटोजेनेसिस, गैमीट का बनना, फिर गैमीट का ट्रांसफ़र होना। तो यहाँ पर भी गैमेटोजेनेसिस देखना है, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को, और गैमीट ट्रांसफ़र पॉलिनेशन की स्टडी करना है हमको। गैमीट ट्रांसफ़र में गैमीट ट्रांसफ़र यहाँ पे जो गैमीट ट्रांसफ़र हो रहा है उस प्रोसेस को पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है ना। पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कुछ ट्रांसफ़र के टाइप्स, आप लोग कमेंट करिएगा। फर्स्ट लेसन अगर जो देखे होंगे कि अगर कोई गैमीट वाटर में स्विम करके जाता है, फर्टिलाइज होता है, तो उसको क्या बोलते हैं। और कोई टेरेस्ट्रियल लैंड पे अगर जाता है, मोटाइल मतलब बिना वाटर के जाता है और मिलता है, फ्यूज़न होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है ना। दो टर्म मैंने बताया था वहाँ पे। ओके स्टूडेंट, नाउ यहाँ पर हम देखेंगे ये देखो, ये पेडिसल है, ठीक है ना। ये स्टॉक दिख रहा है जो फ्लावर का, जो हम पकड़ते हैं ना बड़े प्यार से, ठीक है। और अगर फ्लावर को जो तोड़ना होता है तो सबसे पहले आउटर तोड़ते हैं, फिर उसके बाद उसके इनर वाला तोड़ते हैं, फिर उसके थर्ड वाला, फिर उसके फोर्थ वाला। तो वही एक्चुअली में क्या है, 4 वोर्ल हैं। जो सबसे आउटर में है ना वो कैलिक्स से होता है स्टूडेंट, जो बड़े प्यार से मतलब ऐसे तोड़ते हैं बैठ के ना, ये तो गलत बात है। फ्लावर अट्रैक्टिव क्यों होते हैं, क्यों, तोड़ने के लिए नहीं, इंसेक्ट को अपने पास बुलाने के लिए, ताकि उनका पॉलिनेशन हो सके, उनकी जो पॉपुलेशन है ग्रोथ हो सके। अब आम का पेड़ लालच क्यों देता है, सेब का पेड़ लालच क्यों देता है इंसान को, ताकि अब तोड़ो उसे, ठीक है ना, फ्रूट को, और खाओ और उसका सीड फेंक दो कहीं। अब वो सीड जर्मिनेट हो जाएगा, अब अपने आप तो वो सीड मतलब जाएगा नहीं जर्मिनेट होने। मैंगो क्या है, मैंगो खाते हैं, आम के दिनों में लालच आती है, सब लोग मैंगो खरीदते हैं, प्लांट से तोड़ा जाता है मैंगो, लेकिन उसका सीड क्या, गुठली क्या होती है, फेंक दी जाती है, क्योंकि वो नेचर चाहता है उस मतलब। अब इसको आप लोग फेंक दो कहीं भी, अब वो जब फेवरेबल कंडीशन, मान लो 100 फेंके, ठीक है, उसमें से एक आध अगर ग्रोथ कर गया तो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा पेड़ हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आम हो जाएगा उसमें, फिर बहुत ज़्यादा सीड निकलेंगे। तो ये होता है, ठीक है ना, पूरा नेचर एक चलता है, समझ में आ रहा है ना। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर जो 4 वोर्ल देख रहे हैं हम लोग, जो तोड़ते हो, तोड़ना नहीं चाहिए फ्लावर को, ठीक है ना। फ्लावर को अगर प्लांट में है तो उसी में लगा रहना चाहिए, लेकिन फ्रूट्स को तोड़ लेना चाहिए, ठीक है ना, अगर पक गया है तो, क्योंकि अब वो प्लांट भी चाह रहा है इसे अब ले जाओ, इसमें सीड बन गया है, इस सीड को कहीं भी फेंकोगे प्लांट निकल जाएगा। कितना इंटरेस्टिंग है कि नहीं। ओके, तो जो ये मॉडिफाइड सूट है, मॉडिफाइड सूट है तो उसमें नोड और इंटरनोड होंगे, क्योंकि स्टेम होती है। ये जो थैलमस है ना, थैलमस मॉडिफाइड स्टेम है। सूट क्या होता है, ऊपर वाला प्लांट, ऊपर वाला पार्ट, प्लूम्यूल और रेडिकल। एक सीड होता है ना, सीड होता है, उसमें प्लूम्यूल होता है जिससे ऊपर वाला पार्ट निकलता है शूट, और रेडिकल से रूट निकलता है, ठीक है। इस लेसन में सीड के बारे में पढ़ना है, ठीक है ना स्टूडेंट। ओके, नाउ तो मैं बात करूं, अगर ये पूरा फ्लावर जो है एक मॉडिफाइड सूट है, अब सूट में हमको स्टेम होनी चाहिए, तो स्टेम लो, थैलमस स्टेम हो गई। लो, मैंने बोल दिया कि थैलमस क्या है, एक स्टेम है, मॉडिफाइड स्टेम है, ठीक है ना, मॉडिफिकेशन है स्टेम का। अब थैलमस स्टेम है तो स्टेम से ब्रांचेस निकलती रहती हैं, लीफ निकलती रहती हैं। अब जहाँ से ब्रांचेस निकलती है उसको क्या बोलते हैं, इंटरनोड, नोड, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ पर मान लो कि मैं यहाँ पर बोलूँ कि यह एक स्टेम है, अब यहाँ से एक लीफ निकली, यहाँ से एक लीफ निकली, इसको बोलेंगे नोड। इसको क्या बोलेंगे, जहाँ से लीफ निकल रही है नोड, और जो दो नोड के बीच के स्पेस को बोलेंगे इंटरनोड। अब इस थैलमस से जो स्टेम की तरह है, मॉडिफाइड स्टेम की तरह है, तो इसमें स्टूडेंट निकलेगा क्या,
लीफ निकलेगी 4 तरह की, मॉडिफाइड लीफ, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनोसियम, ठीक है ना। अब जहाँ से निकलेगी नोड होगा, ठीक है, और 2 नोड के बीच के स्पेस को इंटरनोड बोलेंगे। तो पहले नोड से क्या निकलता है, सेपल, सबसे आउटर में, ठीक है ना, सबसे आउटर में सेपल निकलता है जो कैलिक्स की यूनिट है। पूरे वोर्ल को, पूरे गुच्छे को, मान लो कि कई सेपल हैं, उस पूरे सेपल को बोलेंगे कैलिक्स, एक को बोलेंगे सेपल। मान लो कि ये 4 निकला हुआ है ना, तो एक क्या है, सेपल है, और पूरे वोर्ल को बोलेंगे कैलिक्स। तो सेपल क्या है, कैलिक्स की यूनिट है। पेटल क्या है, कोरोला की यूनिट है। स्टेमेन क्या है, एंड्रोसियम की यूनिट है। पिस्टिल कार्पेल क्या है, गाइनोसियम की यूनिट है। ओके, अब देखो कैलिक्स की यूनिट सेपल हो गई, फर्स्ट नोड से निकला सेपल, सेकेंड नोड से निकला पेटल जो कोरोला की यूनिट है, थर्ड नोड से निकला स्टेमेन जो एंड्रोसियम की यूनिट है। स्टेमेन में 2 पार्ट होता है, एंथर और फिलामेंट, और फोर्थ से निकला है गाइनोसियम जिसकी यूनिट क्या होती है, पिस्टिल या फिर कार्पेल। पूरे मतलब अगर कई रहेगा ये तो गाइनोसियम बोलेंगे उसको, पूरे ओरल को, और एक को क्या बोलेंगे, पिस्टिल या कार्पेल। इसमें 3 पार्ट होता है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। स्टिग्मा जो होता है फिदरी होता है ताकि उस पर पॉलन ग्रेन लैंड हो सके, ठीक है ना, पॉलन ग्रेन उस पर आके बैठ सके। ये स्टाइल होता है, ठीक है ना, तो ये पॉलन ट्यूब को कैरी करता है ओवरी के अंदर। ओवरी के अंदर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन वगैरह सारी प्रोसेस होती है। तो देखने वाले हम डिटेल में, ये तो भी मार्फोलॉजी पढ़ रहे हैं, समझ लो फ्लावर के बारे में। अब इसमें से देखो, गाइनोसियम फीमेल आर्गन है, एंड्रोसियम मेल आर्गन है। मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन स्टेमेन हो गया, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन पिस्टिल हो गया। बाकी जो हैं कोरोला और कैलिक्स, पेटल और सेपल्स, ये वेजिटेटिव पार्ट्स हैं फ्लावर के, ये फ्लावर को सेफ्टी देते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो इतना नोट करो, आई थिंक उसके बाद मैं आगे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है ना। इसमें कुछ छोटा तो नहीं है, नोड इंटर नोड समझ के। हाँ, यहाँ पे देख लो स्टूडेंट, अगर ये नोड है जहाँ से ये लीफ निकल रही है, पहला मान लो कि सेपल निकल रहा है, वो नोड है। दूसरा क्या हो रहा है, पेटल निकल रहा है, इंटर नोड है, वो नोड है। दोनों के बीच के स्पेस को इंटर नोड बोलते हैं। अगर वो इंटर नोड ज़्यादा रहेगा, इंक्रीज रहेगा, जैसे यहाँ पे देखो लेंथ ऑफ इंटर नोड इंक्रीज बिटवीन, अगर ज़्यादा है, ठीक है, कैलिक्स और कोरोला के बीच में है, तो उस तरह के फ्लावर को बोलेंगे या एंथोफोर या प्लांट को, ठीक है, एंथोफोर। एग्जाम्पल है साइलेंट प्लांट। साइलेंट प्लांट क्या है, एंथोफोर का एग्जाम्पल है। मतलब कैलिक्स और कोरोला के बीच का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, इंटरनोड इसमें ज़्यादा है। कोरोला और एंड्रोसियम के बीच में अगर इंटरनोड इंक्रीज किया रहेगा तो उसको बोलेंगे एंड्रोफोर। एग्जाम्पल है पैसिफेरा। और एंड्रोसियम और गाइनोसियम के बीच में, एंड्रोसियम ये है, ठीक है ना, यहाँ पर एंड्रोसियम हो गया, ठीक है, थर्ड वाला एंड्रोसियम हो गया, फोर्थ वाला गाइनोसियम हो गया। तो यहाँ से देखो ये एंड्रोसियम है, ये गाइनोसियम है, तो ये नोड और ये नोड, इसके बीच की डिस्टेंस इंटरनोड इंक्रीज किया रहेगा तो उसको बोलेंगे गाइनोफोर, ठीक है ना। इसका एग्जाम्पल है कैपेरिस। इतना नोट करो आप लोग। ओके स्टूडेंट, अब बात करते हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स कैसे होता है, कैसा दिखता है, ठीक है ना। वो जो फ्लावर था ना, उसमें से हम तोड़ के निकाल लिए हैं, क्या, स्टेमेन को, एक स्टेमेन तोड़ के निकाल लिए हैं और उसकी मिस्ट्री जान के रहेंगे आज कि आखिर उसमें है क्या। तो चलिए मेरे साथ लगे रहिए और मैं बताता हूँ आपको कि जो स्टेमेन मैंने वहाँ से तोड़ा है, पढ़ने के लिए तोड़ा है, ठीक है, कोई ऐसा नहीं कि इंटरेस्ट था फ्लावर को ख़राब करना, ठीक है। ओके स्टूडेंट, तो एक स्टेम मैंने निकाला, तो उसमें होता है फिलामेंट, जो स्टॉक होता है, ठीक है, फिलामेंट होता है, उसके ऊपर रहता है एंथर, ठीक है ना। अब उस एंथर को अगर ऊपर से देखें हम तो वो एंथर बाइलोब्ड होता है, ठीक है। पहले तो उसमें देख लो कि अगर इस एंथर को, मान लो कि ये ऐसे लगा हुआ है, ठीक है, इसको ऐसे सीधा किया मैंने, ऐसे काट दिया। अब काटने के बाद इसमें दिख रहा है ऐसा अंदर, और दिख रहा है उसमें 4 कोने पर पॉलन ग्रेन है। तो जब पॉलन ग्रेन 4 कोने पर ऐसे हैं गोल गोल में, तो उसको बोलेंगे पॉलन सैक, मतलब उसमें पॉलन ग्रेन है, ठीक है स्टूडेंट। अब पॉलन सैक के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन देखो निकलता हुआ दिख रहा है, और ये जो लाइन दिख रही है ये होता है लाइन ऑफ डेhiscence, मतलब यहीं से ब्रेक होता है, पॉलन ग्रेन वहीं से फटता है उसी लाइन से, और उस लाइन से जब फट जाता है तो वहाँ से पॉलन ग्रेन बाहर आ जाते हैं, ठीक है। अभी डिस्कस करने वाला हूँ उसको। अब देखो इसका फॉर्मेशन कैसे होता है, ये जो एंथर है ना, ये एंथर बना कैसे। एक्चुअली में क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, जाहिर सी बात है,
यही सेल क्या होती है, एबिलिटी टू डिवाइड, ठीक है ना, डिवाइड होती रहती है बार बार, मेरिस्टेमेटिक सेल। अब ये मेरिस्टेमेटिक सेल जब डिवीजन हो रही है, और आउटर में क्या है, एपिडर्मिस, एपिडर्मिस पहले से होता है, ठीक है, जब एंथर का फॉर्मेशन हो रहा है तब की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो आउटर लेयर है वो एपिडर्मिस है, उसके बीच में क्या है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, मेरिस्टेमेटिक सेल। अब वो मेरिस्टेमेटिक सेल क्या होती है, फर्दर डिफरेंशिएट हो रही है, ठीक है, और माइटोसिस डिवीजन हो रहा है सब, ठीक है ना, सब डिप्लॉइड है, सब डिप्लॉइड है। अभी तक जितना भी कहानी मैंने यहाँ पे रची है ये सब डिप्लॉइड है, ठीक है। तो आर्की स्पोरियल सेल बनाता है मेरिस्टेमेटिक सेल, आर्की स्पोरियल सेल, और बीच में जो होता है वो होता है प्रोकैम्बियल सेल, मतलब जितने वैस्कुलर टिश्यू हैं वो बीच में चले जाते हैं। जैसे मान लो देखो ये स्टॉक है ना, अब ये इसके अंदर वैस्कुलर टिश्यू होंगे, ठीक है, और जहाँ पे ये कनेक्ट हो रहा है उससे, उसको बोलते हैं कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं ना, जहाँ पे वो कनेक्ट रहता है, सबको जोड़े रखता है ना पूरे एंथर को, तो ऐसा उसमें मतलब बोला जा रहा है कि वो कनेक्टिव टिश्यू है। इसमें भी बताऊंगा मैं अभी, और पूरे माइक्रोस्पोरेंजिया को भी जोड़े रहता है, वो कनेक्टिव टिश्यू होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये प्रोकैम्बियल हो गया सेल, उसका कहानी तो ज़्यादा नहीं है। अब यहाँ देखो जो आर्की स्पोरियल सेल दिख रही है कोने में स्टूडेंट, कॉर्नर पे, ये क्या होती है, कॉर्नर पे होती है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, लार्ज न्यूक्लियस होता है उसके अंदर। आर्की स्पोरियल सेल जो मैं बोल रहा हूँ नोट करते रहना, ठीक है ना, डेंस साइटोप्लाज्म होता है आर्की स्पोरियल सेल में, क्या होता है स्टूडेंट, डेंस साइटोप्लाज्म, और ये कॉर्नर पे होती है, इसका न्यूक्लियस जो होता है वो लार्ज होता है, ठीक है ना, समझ में आया, ये आर्की स्पोरियल सेल है। अब ये आर्की स्पोरियल सेल फर्दर डिवाइड होती है और दो टाइप की सेल बनाती है, एक बनाती है प्राइमरी पेराइटल सेल, दूसरी बनाती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल। प्राइमरी पेराइटल सेल और ये प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, दो यहाँ पर क्या दिख रही है, प्राइमरी पेराइटल सेल, और एक बनाती है प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल, मतलब दो टाइप की सेल बना रही है, ठीक है, नंबर से मतलब नहीं है। प्राइमरी पेराइटल सेल और स्पोरोजिनस सेल ये सब कॉर्नर पर ही रहती हैं, ठीक है ना। अब जो प्राइमरी पेराइटल सेल है स्टूडेंट, यह डिवाइड होकर जो आप स्ट्रक्चर देखोगे माइक्रोस्पोरेंजिया का, ये जो ये स्ट्रक्चर है ना, ऐसा चार है ना, ये एक कोना, दो कोना, तीन, चार, ठीक है, ये पूरा जो है ना इसमें चार लेयर से घिरा रहता है वो। तो पहली लेयर तो एपिडर्मिस हो गई, एपिडर्मिस का फॉर्मेशन आर्की स्पोरियल सेल से नहीं होता है, नोट करो, ये पूछा जा चुका है। चारों लेयर में से एपिडर्मिस, एंडोथीसियम, मिडिल लेयर और टैपिटम, इसमें से कौन सी ऐसी लेयर है जो प्राइमरी पेराइटल से नहीं बनती है, एपिडर्मिस, ठीक है ना। अब प्राइमरी पेराइटल से तीन लेयर बनती है, डिस्कस करेंगे हम, और प्राइमरी स्पोरोजिनस से आगे क्या होता है वो भी डिस्कस करेंगे। अब चलो यहाँ पर देखते हैं वो तीन लेयर कैसी होती है। पहली लेयर तो ये आप एपिडर्मिस हो गई, पहले से मौजूद है ये, ठीक है ना, पहली लेयर एपिडर्मिस हो गई, ये प्रोटेक्टिव लेयर होती है, ये पूरे जो एंथर होता है, ठीक है ना, माइक्रोस्पोरेंजिया होती है जो पूरी, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या हो गया, जहाँ पे माइक्रोस्पोर बनते हैं, वही जब माइक्रोस्पोर बन जाते हैं पूरे पॉलन ग्रेन, उसी को पॉलन सैक बोलते हैं बाद में, ठीक है ना, जब माइक्रोस्पोर बन जाते हैं तो उसी को पॉलन सैक बोलते हैं, कि पॉलन ग्रेन का थैला, ठीक है। और उससे पहले क्या होता है, वो वहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यू होता है, ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, चार माइक्रोस्पोरेंजिया होती है, ठीक है ना। मतलब कि एंथर को अगर देखा जाए तो ये बाइलोब्ड होता है, बाइलोब्ड मतलब कि एंथर को ऐसे देखना कि जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे लगा रहेगा, मान लो कि ये एक डंठल है नीचे स्टाक, और उसके ऊपर ऐसे दो लोब है, ठीक है, और दो लोब में, एक लोब में दो माइक्रोस्पोरेंजिया, ठीक है ना, या एक लोब में दो पॉलन सैक, तो दोनों लोब में चार पॉलन सैक हो गए, ठीक है। अब जो यहाँ पर दिख रहा है ये ऐसे जो दिख रहा है ना, ये थीका है, ठीक है ना, तो दो थीका दिख रहे हैं, एक दो, तो इसलिए डाईथीकस, मतलब वो कवर किए हुए है, उसको माइक्रोस्पोरेंजिया को कवर किए हुए है, उसकी कवरिंग है। इसीलिए जो टेट्रास्पोरेंजिएट होते हैं जिसमें चार माइक्रोस्पोरेंजिया होती है वो डाईथीकस होते हैं, ठीक है ना, मतलब दो थीका होता है, ठीक है, जिसमें एग्जाम्पल है ब्रेसिकेसी फैमिली, और जिसमें दो माइक्रोस्पोरेंजिया होती है वो बाईस्पोरेंजिएट होते हैं, मतलब मोनोथीकस, मतलब दो ही माइक्रोस्पोरेंजिया रहेगी, बस एक ही कवरिंग रहेगी, एक ही थीका रहेगा उसमें, तो मोनोथीकस हो गया। एग्जाम्पल है मालवेसी फैमिली। और नेक्स्ट है मोनोस्पोरेंजिया, जिसमें सिर्फ क्या रहेगा, एक ही माइक्रोस्पोरेंजिया रहेगा और मोनोथीकस रहेगा। आर्कियोथोबियम एक प्लांट का नाम है, ठीक है, ये फैमिली है, ठीक है,
यह एक प्लांट है, ठीक है। तो एंथर क्या हो गया, इनसाइड एंथर, मतलब ये तो ऊपर से, ठीक है ना। एंथर क्या होता है, अब उसके अंदर बाइलोब्ड होता है, ठीक है। वो बाइलोब्ड होता है, डाइथिकस होता है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया वाले होते हैं और कुछ 3 माइक्रोस्पोरेंजिया वाले होते हैं, 2 माइक्रोस्पोरेंजिया वाले रहते हैं और कुछ 1 माइक्रोस्पोरेंजिया। टेट्रा माइक्रोस्पोरेंजिएट, ठीक है ना, टेट्रा स्पोरेंजिएट, बाई स्पोरेंजिएट और मोनोस्पोरेंजिएट, ठीक है स्टूडेंट। ये चीज़ याद रखना, एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अब चलो इसके अंदर चलते हैं ना, काटने के बाद उसमें देखते हैं कि उसके लेयर क्या है। अभी मैच्योरेशन के टाइम की बात हो रही है, ठीक है। अभी मैच्योर नहीं हुआ है पूरा एंथर, मतलब कि सबसे आउटर कवरिंग क्या हो गई, एपिडर्मिस हो गई। जो आउटर कवरिंग देख रहे हो पूरा, ठीक है ना, सबसे आउटर कवरिंग एपिडर्मिस हो गई, जो प्रोटेक्टिव लेयर है। उसके बाद वाली इंडोथीसियम हो गई। इंडोथीसियम जो ये बनी रहती है स्टूडेंट, काइलोस बैंड की बनी रहती है, काइलोस बैंड, ठीक है ना। काइलोस बैंड क्या होता है, एक पॉलीसेक्राइड होता है, ठीक है, और अल्फा सेलुलोज फाइबर। अब जो इंडोथीसियम पूरी रहती है, जहां पर काइलोस बैंड और अल्फा सेलुलोज फाइबर एब्सेंट होता है, उसी को स्टोमियम बोलते हैं। यहां देखो ये जो कोना दिख रहा है ना, ये स्टोमियम है। और यही स्टोमियम क्या है, लाइन ऑफ डेhiscence है। वहीं से पॉलन ग्रेन फट के बाहर आता है, वहीं से एंथर जब फटता है डेhiscence होता है। डेhiscence मतलब वो शेड हो जाना, ठीक है ना। उसके बाद उसमें से पॉलन ग्रेन निकलने लगेंगे, ठीक है। ये इंडोथीसियम हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, मतलब नमी को एब्जॉर्ब करके वो क्या होती है, फट जाती है, ठीक है। क्योंकि इसमें काइलोस बैंड और अल्फा सेलुलोज फाइबर होने की वजह से, फाइबरस होने की वजह से ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, ठीक है, जिसकी वजह से वो डेhiscence का काम करता है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं समझो। इंडोथीसियम क्या है, हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो होता है काइलोस बैंड इसको फटने नहीं देता है, ठीक है। काइलोस बैंड इसको फटने नहीं देता है। और जहां पर काइलोस बैंड एब्सेंट होता है और अल्फा सेलुलोज फाइबर, ठीक है, ये दोनों जहां एब्सेंट होते हैं, वो उसी को बोलते हैं स्टोमियम, ठीक है ना, उसी को बोलते हैं स्टोमियम, ठीक है स्टूडेंट। ओके, इतना ध्यान रखना ना थोड़ा सा, ठीक है। आप वीडियो को देख लेना अच्छे से, समझ में आएगा ये। तो स्टोमियम समझ में आया क्या है, जो इंडोथीसियम में काइलोस बैंड और अल्फा सेलुलोज फाइबर जो होता है जहाँ एब्सेंट रहता है, स्टोमियम बोलते हैं। और वो स्टोमियम ही क्या है, डेhiscence ऑफ एंथर। वहीं से एंथर का डेhiscence होता है, एंथर फटता है और पॉलन ग्रेन बाहर आता है, ठीक है। अब देखो, ये तो 2 लेयर की बात हो गई। अब थर्ड लेयर है मिडिल लेयर, ठीक है। मिडिल लेयर किसकी बनी होती है, पैरेन्काइमेटस सेल होती है, फूड स्टोर करती है, ठीक है ना। अब वो फूड स्टोर कर रही है तो किसके लिए, अपने टाइपिटम के लिए, चौथी लेयर के लिए, ठीक है ना। अब चौथी लेयर के बाद अंदर है स्पोरोजिनस टिश्यू, अभी बात करूंगा मैं उसकी। मिडिल लेयर क्या होती है, एफीमेरल होती है। एफीमेरल मतलब शॉर्ट लाइव्ड। जब ये एंथर मैच्योर हो जाता है ना, तो मिडिल लेयर और ट्रैप्टम क्या होते हैं, डिसअपियर हो जाती है, क्योंकि इनका मैच्योरेशन में ही रोल है, मतलब पालना पोसना। जब वो बड़े हो गए एंथर में, उसमें पॉलन ग्रेन वगैरह सब बन गया, ठीक है, एंथर पूरा मैच्योर हो गया, अब डेhiscence होने वाला है, तो उस टाइम टाइपिटम और मिडिल लेयर ये नहीं रहेंगी, ठीक है, ये याद रखना। मैच्योर एंथर में टाइपिटम और मिडिल लेयर डिसअपियर हो जाती है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये जो टाइपिटम है ना, टाइपिटम ये लेयर जो दिख रही है यहाँ पर थर्ड वाली, ठीक है, इसके बीच में क्या है, स्पोरोजिनस टिश्यू है। स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर ही क्या बनता है, स्पोर बनते हैं, माइक्रो स्पोर बनते हैं, ठीक है। अभी तक ये सब डिप्लॉइड स्टेज है, ठीक है ना। तो ये जो टाइपिटम है ये क्या होती है, डिप्लॉइड होती है और पॉलीप्लॉइड भी हो जाती है। मतलब कि इसमें एक न्यूक्लियस रहता है, मान लो कि इसके अंदर क्या हो रहा है, सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है। अब उसमें नरिशमेंट चाहिए। नरिशमेंट किसको करती है, ये डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, ठीक है ना, या डेवलप माइक्रोस्पोरेंजिया मदर सेल। माइक्रोस्पोरेंजिया मदर सेल जब इसमें सेल डिवीजन जब होता है ना, उसमें एनर्जी चाहिए, ठीक है ना, फूड चाहिए, तो टाइपिटम उसको प्रोवाइड करती है। मिडिल लेयर से मिडिल लेयर से लेकर टाइपिटम उसको बीच में क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, फूड देती है, ठीक है। अब जब फूड देता है तो इसमें सेल डिवीजन होगा। अब यहाँ पे सारा जो सेल डिवीजन होगा तो उसमें क्या होगा, एनर्जी जो कंज्यूम हो गई वो टाइपिटम के थ्रू होगी, ठीक है। अब उसमें इस टाइपिटम के पास एक ही न्यूक्लियस होता है तो वो हल्का पड़ जाता है, ठीक है। तो अपना न्यूक्लियस डिवाइड कर लेता है, फिर 2 न्यूक्लियस से नहीं काम चलता है तो 4 न्यूक्लियस बना लेता है, 4 से नहीं तो 6-8 न्यूक्लियस बना लेता है, ठीक है। इसीलिए मल्टी न्यूक्लियट कंडीशन में होता है और पॉलीप्लॉइड हो जाता है, मतलब डिप्लॉइड पॉलीप्लॉइड हो जाता है, ठीक है।
कई सेट क्रोमोसोम, उसके न्यूक्लियस कई हो गया तो कई सेट क्रोमोसोम हो गया एक सेल के अंदर, ठीक है, समझ में आया। प्रोवाइड नरिशमेंट, और ये हार्मोन भी सिक्रीट करता है और एंजाइम भी सिक्रीट करता है, ठीक है। और ये नोट करो, अभी मैं आगे बताने वाला हूँ, ये एंजाइम सिक्रीट करता है काइलेज, ठीक है ना, काइलेज एंजाइम सिक्रीट करता है। और स्पोरोपोलिनिन, जो पॉलन ग्रेन का एक्साइन वॉल होती है वो स्पोरोपोलिनिन की बनी रहती है, यही टैबिटम उसको बनाने में हेल्प करता है, ठीक है। अभी मैं बात करूंगा जब पॉलन ग्रेन बताऊंगा, तो इतना नोट करो आप लोग। फिर इसके अंदर घुसते हैं हम लोग, कहाँ घुसना है हमको, स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर चलना है, क्योंकि इतनी कहानी होगी लेयर की, लेयर क्या क्या करती है, ठीक है ना। अब इस टिश्यू के अंदर घुसना है हमको, स्पोरोजिनस टिश्यू के, नोट करो इतना। ओके स्टूडेंट, हमने देखा वहाँ पर अभी स्पोरेंजिया पूरा, ठीक है, माइक्रो स्पोरेंजिया की 4 लेयर जो थी, ठीक है, और उस 4 लेयर के बीच में एक मटेरियल था स्पोरोजिनस टिश्यू। अब उस स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर क्या होता है हम ये बात करने वाले हैं। उसी स्पोरोजिनस टिश्यू का क्या होता है के अंदर माइक्रो स्पोरोजेनेसिस होता है, मतलब फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस इज कॉल्ड एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पर माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में ये स्पोरोजिनस टिश्यू के अंदर स्पोरोजिनस सेल है जो कि डिप्लॉइड होती है, इसमें माइटोसिस होता है, सेल डिवीजन होता रहता है, तो माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाती है जो कि डिप्लॉइड होती है, इसको मियोसाइट बोलते हैं। अब हम मियोसाइट सेल पहले लेसन में पढ़े हैं कि वो सेल होती है जिसका मियोसिस होने वाला होता है, उसको मियोसाइट सेल बोलते हैं। अब इसका मियोसिस होगा तो इसमें डिप्लॉइड से क्या हो जाएगा, हैप्लॉइड हो जाएगा, 2 सेल बनेगी। मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल बनती है, मियोसिस सेकंड में फिर वो 4 सेल बन जाती है, ठीक है। अब मियोसिस फर्स्ट में 2 सेल बनी जिसको माइक्रोस्पोर डायड बोलते हैं, मतलब 2 सेल स्टेज, ठीक है। मियोसिस सेकंड में 4 सेल बनती है जिसको बोलते हैं माइक्रोस्पोर टेट्राड। क्यों, ये चारों माइक्रोस्पोर एक ही में रहते हैं इसीलिए टेट्राड बोल रहे हैं। और 2 लेयर होती है पूरा, ठीक है ना, ये मतलब एक स्ट्रक्चर होता है उसके अंदर ये। अब ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड आपस में जुड़े रहते हैं काइलोज लेयर से। अब काइलोज लेयर से जब जुड़े हैं तो अब उनको फ्री होना है। फ्री होने के लिए जो टैबिटम से मैंने बोला था वहाँ पर एक एंजाइम रिलीज होता है काइलेज, ठीक है। अब काइलेज एंजाइम इस काइलोज लेयर को जो यहाँ पे जुड़े हुए हैं उसको ब्रेक डाउन कर देती है, स्पोर फ्री हो जाते हैं, रिलीज हो जाते हैं वहाँ से। अब जब स्पोर वहाँ से रिलीज हो जाएंगे स्टूडेंट तो क्या होगा, वो स्पोर जर्मिनेट होकर पॉलन ग्रेन बनाएंगे, वो स्पोर जर्मिनेट होकर पॉलन ग्रेन बनाएंगे, ठीक है। थोड़ा छिपकली एक है, मैं थोड़ा सा ध्यान वहीं पे चला गया है। ओके कोई बात नहीं, आएगी नहीं इधर, ठीक है। आप सोच रहे हो कि मैं डरता हूँ, नहीं 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 बिल्कुल नहीं, ना ना ना। देखो माइक्रो स्पोर जो होता है रिलीज हो जाता है, ठीक है। अभी रिलीज जब होता है माइक्रो स्पोर, इसमें होता है न्यूक्लियस और एक वैक्यूल्स होता है, ठीक है। वैक्यूल समझते हो, जो मतलब सेल के अंदर का जो मटेरियल होता है एक्स्ट्रा उसे वैक्यूल के अंदर वो भरता रहता है, ठीक है। सेल सैप वगैरह जो होता है वैक्यूल के अंदर होता है। अब वैक्यूल से यहाँ पे सब माइटोसिस हो रहा है ना। अब ये हैप्लॉइड हो गया ना, हैप्लॉइड स्पोर है ना, ये हैप्लॉइड है, 4 है, 4 स्पोर बनता है, ठीक है ना। 4 स्पोर, चारों क्या होता है, हैप्लॉइड होता है, ठीक है। अब हैप्लॉइड्स है तो सब में माइटोसिस होगा क्योंकि पॉलन ग्रेन भी हैप्लॉइड रहेगा, ठीक है। अब इसका न्यूक्लियस क्या हो जाता है, पोलराइज्ड हो जाता है, एक तरफ चला जाता है, ठीक है। एक तरफ जाने के बाद ये उसका वैक्यूल है, इसका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस डिवाइड कर जाता है, ठीक है। डिवाइड कर जाता है तो उसमें 2 सेल बनती है, एक वेजिटेटिव सेल बनती है, ठीक है, और एक जनरेटिव सेल बनती है। वेजिटेटिव सेल बड़ी होती है, उसमें अबंडेंट फूड रिजर्व होता है, ठीक है। जो पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब निकलता है ना, वो वेजिटेटिव सेल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, रिस्पॉन्सिबल ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, ठीक है। वेजिटेटिव सेल के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा है कुछ, ठीक है, नोट करना इसको। जनरेटिव सेल क्या होती है, ये पूरा सेल 2 सेल है इसलिए इसको बाइसेलुलर पॉलन बोलते हैं। अब 60% प्लांट में ये बाइसेलुलर पॉलन क्या होते हैं, रिलीज हो जाते हैं। और उसके अलावा जो 40% होते हैं उसमें 3 स्टेज सेल निकलता है, ठीक है, जैसे मैं बात करूँगा अभी। अब यहाँ से डेंस साइटोप्लाज्म होता है, जनरेटिव सेल के बारे में यहाँ लिखा है मैंने, डेंस साइटोप्लाज्म होता है। अब ये जो जनरेटिव सेल कहाँ फ्लोट करती है, वेजिटेटिव सेल के अंदर फ्लोट करती है, ठीक है ना। वेजिटेटिव सेल मतलब इंगल्फ की है जनरेटिव सेल को, ऐसा सेंटेंस आपको बुक वगैरह में देखने को भी मिलेगा, ठीक है। और स्मॉल इन साइज, छोटी होती है, ठीक है। अब क्या होता है, इसमें माइटोसिस कंटिन्यू होता है तो इसका जो सेल न्यूक्लियस होता है, जनरेटिव सेल फर्दर डिवाइड कर जाती है 2 छोटी छोटी सेल में, ठीक है, जिसको बोलते हैं स्पर्म सेल या फिर वो मेल गाइमीट। अब 2 मेल गाइमीट हैं, एक वेजिटेटिव सेल है इसलिए इसको 3 सेल स्टेज बोलते हैं। अब ये रिलीज हो जाता है तो वही 2 पॉलन गाइमीट होते हैं जिनका फ्यूजन होता है फर्टिलाइजेशन में, जो आगे पढ़ना है, ठीक है।
अब देखो जो अब ये पॉलन ग्रेन यहाँ पर भी है, 3 सेल पॉलन ग्रेन है, ये 2 सेल पॉलन ग्रेन है, ठीक है पॉलन। अब इसको पॉलन ग्रेन के बाहर 2 वॉल होती है, एक एक्साइन एक इंटाइन। नोट करो इतना, फिर मैं बताता हूँ। ओके स्टूडेंट, आज हम इस मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में सारी चीज़ें पढ़कर उसमें से पॉलन ग्रेन बनाकर उस पॉलन ग्रेन की वॉल को भी समझकर, ठीक है, और उसकी प्रॉपर्टीज़ भी समझ जाएंगे इस लेक्चर में। 30-40 मिनट के जो लेक्चर में ये बनेंगे, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पर पॉलन ग्रेन बन गया है, इसको मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं क्योंकि ये मेल गैमेट रखता है, ठीक है। जैसा कि हमने देखा वहाँ पे 2 स्पर्म सेल था या फिर 2 सेल था, ठीक है, जिसमें से एक जनरेटिव सेल वो मेल गैमेट का काम करेगी। 3 जो सेल थी उसमें 2 स्पर्म सेल, वो दोनों मेल गैमेट का काम करेगी, ठीक है ना। अब एक्साइन और इंटाइन इसकी वो लेयर होती है, जैसे एक पॉलन ग्रेन है तो इसमें 2 लेयर हो गए, एक एक्साइन आउटर वाली, इंटाइन इनर वाली। एक्साइन जो होती है हार्ड होती है, आउटर लेयर होती है। अभी तक कोई भी एसिड, कोई भी एंजाइम ऐसा नहीं है जो स्पोरोपोलिनिन को, जो आउटर लेयर है, उसको ब्रेक कर सके, तोड़ सके, ठीक है ना, तोड़ सके। अभी तक कोई ऐसा नहीं है, इसलिए हाईली रेजिस्टेंट होता है, ठीक है, स्पोरोपोलिनिन। अब देखो इंटाइन जो होता है, इंटाइन थीन लेयर होता है जो सेलुलोज और पेक्टिन का बना रहता है। अब जहां पर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होगा, जहां पर एक्साइन वाली वॉल में स्पोरोपोलिनिन जहां एब्सेंट होगा उसको बोलेंगे जर्मपोर, क्योंकि वहीं से जर्मिनेट होता है पॉलन ट्यूब। जहां वेयर स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट, वहाँ से जर्मिनेट होगा पॉलन ट्यूब का ग्रोथ होगा वहाँ से, ठीक है ना। ये तो हो गया। अब यहीं से पॉलन ट्यूब निकलेगा जब स्टिग्मा पे। अब देखो पॉलन ग्रेन जो होता है अपनी एबिलिटी टू सर्वाइव खोने से पहले वो स्टिग्मा पर पहुंचना चाहता है, उसी को बोलते हैं विएबिलिटी, ठीक है ना। विएबिलिटी मतलब एबिलिटी टू सर्वाइव होता है। विएबिलिटी क्या होती है, कुछ पॉलन ग्रेन की 30 मिनट्स होती है, जैसे राइस वीट का 30 मिनट तक वो सर्वाइव कर सकते हैं रिलीज होने के बाद। पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज होने के बाद 30 मिनट तक सर्वाइव कर सकते हैं, उसको विएबिलिटी बोलते हैं, मतलब एबिलिटी टू सर्वाइव, ठीक है। और कुछ मंथ होते हैं जैसे कि रोजेसी फैमिली, लेगुमिनेसी फैमिली, सोलेनेसी फैमिली, इसके कई मंथ तक, मतलब अगर एंथर से निकल गए हैं तो कई मंथ तक वो रह सकते हैं अपना, उनकी भी एबिलिटी। जब वो स्टिग्मा पर पहुंच जाएंगे तो उनका फॉर्मेशन होने लगेगा, ठीक है ना, पॉलन ट्यूब बनने लगेगा। पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे इस लेसन में। आपकी पूरी एनसीईआरटी कवर होगी, जितना नीट लेवल का है 100% जो भी मतलब चीज़ें नीट लेवल के हिसाब से हैं वो सारी कवर करूंगा मैं, ठीक है। बस आप बने रहिए कंटिन्यू। पॉलन बैंक का क्या होता है स्टूडेंट, पॉलन ग्रेन को बहुत स्टोर करके भी रखा जाता है, ठीक है ना, जैसे स्पर्म में स्टोर करके रखा जाता है, ब्लड बैंक होता है, स्पर्म बैंक होता है, सीमन बैंक, और उसी तरह पॉलन बैंक का भी होता है, जिसमें लिक्विड नाइट्रोजन -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है। ये याद रखना आप लोग, लिक्विड नाइट्रोजन का -196 डिग्री टेम्परेचर होता है, -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होता है, एकदम याद रखना। कई चीज़ों में ये इसका काम होगा, ठीक है, केमिस्ट्री में भी आएगा ये सब। और इसी में रखते हैं, उसी को बोलते हैं पॉलन बैंक। इसमें न्यूट्रिएंट बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसका टैबलेट के फॉर्म में भी यूज़ किया जाता है, पॉलन बी टैबलेट, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में बनी होगी। सब फूड सप्लीमेंट में यूज़ होता है, मतलब एनर्जी लेने में, बॉडी, जैसे एथलीट्स होते हैं जो उनको मतलब, और जो हॉर्स होते हैं घोड़े दौड़ने वाले, उनको भी पॉलन टैबलेट दिया जाता है, ठीक है ना, ताकि वो एनर्जी ज़्यादा उनके बॉडी में बने। और वहीं कहीं इसमें फूड न्यूट्रिएंट रिच है, उसी जगह उसी मतलब उसके अपोज में यह डिजीज़ भी कॉज करता है। मतलब अगर पॉलन ग्रेन अगर रेस्पिरेटरी ऑर्गन में चला गया है, ठीक है, रेस्पिरेटरी सिस्टम में चला गया है, तो उसमें ब्रांकाइटिस हो जाता है, ब्रांकियस में, ठीक है ना, ब्रांकिस में जो ब्रांकियोल होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, ब्रांकाइटिस एक डिजीज़ होती है, ठीक है, स्वेलन हो जाता है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है ब्रांकस का, ठीक है, और अस्थमा हो जाता है जिसमें सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग समझते होंगे। अब देखो कॉज एलर्जी भी कॉज करता है। एलर्जी क्या होता है, ठीक है, जिसमें इम्यून सिस्टम हाईली एक्टिव हो जाता है, उसी को एलर्जी बोलते हैं। थोड़ी सी चीज़ पे जैसे डस्ट वगैरह थोड़ा सा पड़ गया, तुरंत छींक आने लगना, मतलब इम्यून सिस्टम को लगेगा कि पूरे बॉडी पे हमला हो गया है किसी दूसरे फॉरेन पार्टिकल का, वो एक्टिव हो जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से उसको एलर्जी बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। जैसे पार्थेनियम हो गया, पार्थेनियम क्या है, एक प्लांट है, वीड, खरपतवार है, जो वीट गेहूं लाया गया था इंडिया में, ठीक है ना, उसके साथ उस पार्थेनियम के पॉलन ग्रेन आ गए थे, जिसकी वजह से इंडिया में पार्थेनियम अब लगने लगा है, जिसके पॉलन से क्या होता है, एलर्जी होती है, ठीक है ना।
बहुत ही हार्मफुल है इसका पॉलन ग्रेन, पार्थेनियम या फिर कैरेट ग्रास। ठीक है स्टूडेंट, ये सब इतना हो गया है। अब आप लोग की एनसीईआरटी में अगर मैं देखूं कुछ चीज़ें अगर छूटी हैं तो ऐसा तो मुमकिन नहीं लग रहा है। नेक्टिफेरस एरिया फिगर में लिखा होगा आपके, नेक्टिफेरस एरिया मतलब नेक्टर। नेक्टर क्या होता है? जो सुगरी फ्लूइड होता है, सुगर वाला फ्लूइड होता है जिससे इंटरेक्ट जो इंसेक्ट होते हैं वो इंटरेक्ट होते हैं, वो इंसेक्ट वो चूसते हैं, ठीक है ना, शक करते हैं उस पे प्लांट से, उसको नेक्टर बोलते हैं। ठीक है, और नेक्टिफेरस एरिया वही है नेक्ट्रीफेरस एरिया, वहाँ पे नेक्टर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, लो ये भी मैंने ख़त्म कर दिया एनसीईआरटी का। अब देखो जो पॉलन की एग्जाइन की वॉल है ना, वो डिफरेंट तरह की होती है, अलग अलग टाइप की हो सकती है, उनकी डिज़ाइन जो होती है अलग अलग हो सकती है, कहीं वेवी मिलेगी, कहीं स्मूथ मिलेगी, कोई ऐसे ट्राइगोनल वगैरह मतलब ऐसे शेप की मिलेगी, आप वो फिगर देख सकते हो। ठीक है, और भी इसमें लिखा है हिबिस्कस के जो पॉलन ग्रेन होते हैं, आप उसको अगर हिबिस्कस गुड़हल का जो प्लांट होता है येलोइश कलर का ऐसे डस्ट की तरह दिखेगा, उसके अगर एंथर को अगर ऐसे करोगे तो वो सब पॉलन ग्रेन होता है। ठीक है, और भी तो कुछ नहीं मिल रहा है स्टूडेंट, मेरे प्यारे बच्चों। अस्थमा ब्रैंकाइटिस जो है क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। ठीक है ना, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर क्या होता है? लंबे समय तक जो डिजीज़ रहती है उसको क्रोनिक, और जो शॉर्ट टाइम के लिए होती है वो एक्यूट। चलो ये भी बता दिया मैंने। ठीक है, लेसन के एंड होते होते सारी चीज़ें इसमें कवर हो जाएंगी। आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है, और अपने दोस्तों को जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए इसको, ताकि वो भी इसके फ़ायदा उठा लें। ठीक है, लेक्चर का बहुत ही बेस्ट कंटेंट दे रहा हूँ मैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस आप पढ़ते रहना, अगर पूरा लेक्चर देखना तो आपको लगेगा कि हाँ सर जो दे रहे हैं वो बहुत ही बेहतर दे रहे हैं। ठीक है, ओके स्टूडेंट, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ाई करते रहिए।